हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी जो वर्ड होता है ये अपने लंग्स के लिए डिनोट किया गया है और ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसका मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कहने का मतलब क्या होता है कि टीबी, अगर लंग्स की टीबी हो उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है। क्रोनिक इन्फेक्शियस यानी कि लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक रहने वाली जो कंडीशन है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कोज्ड बाय मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो किसकी वजह से हो रही है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होती है एंड कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्यूबरकल्स। ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है किसमें? लंग्स में। यानी अपने पास जो ये लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होता है कि ट्यूबरकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर बैक्टीरिया इन्फेक्शन। जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसकी इन्फेक्शन के बाद में क्या होता है कि लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होता है, अपने नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अपन बोल सकते हैं कि ग्रेन्युलोमस का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। बात आती है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, इटियोलॉजी कारण क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस वाली कंडीशन लंग्स में हो किस कारण रही है। तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पहले बताया था कि जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी जो होती है मेनली तो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से ही होती है, या फिर बाय एयर ड्रॉपलेट। या ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, टीबी से ऑलरेडी वो सफर कर रहा है, उसके कांटेक्ट में अगर कोई हेल्थी पर्सन आ गया तो उसको भी होने के चांसेस होते हैं। क्या? पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी वाला कोई पेशेंट है और अपन जो है यानी कि एक हेल्थी पर्सन है, हेल्थी पर्सन उसके कांटेक्ट में आता है तो वो भी एक कॉजेज यानी कारण बन सकता है टीबी होने का। यहाँ अपन रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, कि ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से टीबी होने के चांसेस होते हैं, कौन सी लंग्स वाली टीबी होने के चांसेस होते हैं। जैसे माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन है, अगर कोई पर्सन है ना, और वो खाना नहीं खा पा रहा है प्रॉपर, उसकी डाइट जो है वो थोड़ी इम्बेलेंस है, डिसमिस है। इन केस क्या होता है कि एक बात बताते हैं आपको, होता क्या है कि जैसे कि है ना, अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उन उसके फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की नीड होती है। एंटीबॉडी प्रोटीन से ही तो बनती है, और अगर अपन प्रोटीन ही नहीं ले रहे तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं, तो इजीली अपन के इन्फेक्शन के ससेप्टेबल होते हैं, तो माल न्यूट्रिशन कारण बन सकता है। दूसरा, एक्सेसिव एल्कोहल एडिक्शन, यानी अगर कोई पर्सन है वो एल्कोहल कंज्यूम ज्यादा करता है। एल्कोहल अगर पर्सन ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम इंपेयर हो जाता है, और इम्यून सिस्टम अगर इंपेयर हो गया तो वो आसानी से क्या होगा, इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट, इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर ऑफ एज। इन्फेंट और चिल्ड्रंस, इनका इम्यून सिस्टम लो होता है तो ये भी क्या ससेप्टेबल होते हैं किसके? पल्मोनरी टीबी के। इम्यूनोसप्रेसिव क्लाइंट है, किसी के इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है तो इम्यून सिस्टम तो लो रहेगा, एक्टिव रहेगा ही नहीं, तो चांसेस कैसे होंगे? इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। HIV इन्फेक्शन, पहले से कोई इन्फेक्शन है और दूसरा इन्फेक्शन तो आसानी से हो ही सकता है एक होस्ट के अंदर। अपन बोल सकते हैं पुअर हेल्थ, यानी वही माल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन और स्मोकिंग वाली कंडीशन। तो ये कारण बन सकते हैं किसके? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के। कि अगर ये वाले रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है कि पेशेंट माल न्यूट्रिट वाला है, या फिर पेशेंट जो है वो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, या उसको पहले से कोई इन्फेक्शन है, तो ये क्या कारण बन सकते हैं किसके? पल्मोनरी टीबी के। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है तो उसके अंदर अपने को कौन से साइन और सिम्टम जो है वो शो होंगे। देखो होता क्या है, इन पल्मोनरी टीबी पेशेंट इज फ्री फ्रॉम सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज के अर्ली स्टेज में पेशेंट में कोई साइन सिम्टम जो है वो शो नहीं होते हैं, बट इन लेटर स्टेज सम सिम्टम्स आर फाइंड आउट। लेकिन बाद में क्या होता है कि साइन सिम्टम जो है, जब मतलब क्या हो सकता है कि एडवांस स्टेज में अपन इसको बोल सकते हैं कि एडवांस स्टेज में अपन को क्या साइन और सिम्टम जो है वो शो होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फटीग, पेशेंट को थकान महसूस होती है। एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगती, उसकी एपेटाइट लॉस हो जाएगी तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसके अलावा लो ग्रेड फीवर, उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या आएगा, लो आएगा। कफ, चेस्ट पेन, हेमेप्टाइसिस वाली कंडीशन है, मेलिस यानी कि पर्सन जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो यहाँ ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो होंगे अगर कोई टीबी वाला पेशेंट है। अर्ली जो स्टेज है उसमें शो नहीं होंगे, लेकिन लेटर स्टेज यानी एडवांस स्टेज में अपन इनको देख सकते हैं। देन अपन बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या बोलती है कि मायोबैक्टीरियम बेसिलाई इनहेल, जैसे ही मायोबैक्टीरियम बेसिलाई है, ठीक है, बैक्टीरिया अपन ने क्या कर लिया, एयर के थ्रू इनहेल कर लिया। अपनी जो ब्रीथिंग प्रोसेस होती है उसके थ्रू अपन ने क्या कर लिया, उसको इनहेल कर लिया। इनहेल करने के बाद में ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू द एल्विलाई, तो एयरवे के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, एल्विलाई। एल्विलाई क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। यहाँ क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो अपन एयर के थ्रू ले रहे हैं तो एल्विलाई तक तो पहुंचेगा वो। एल्विलाई के अंदर गया कौन, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बेसिलाई मीन्स, और वहां क्या करेगा, एल्विलाई के अंदर जाने के बाद वो अपनी कॉपी में इंक्रीज होगा, यानी अपना रिप्रोडक्शन करेगा, मल्टीप्लाई करेगा वहां पे। देन फिर क्या होगा, ट्रांसफर टू लिम्फेटिक सिस्टम्स एंड ब्लड स्ट्रीम्स, यानी वो ब्लड और लिम्फ के थ्रू क्या होगा, अदर जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे कि किडनी है ना, ब्रेन है, यहाँ तक क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। सबसे पहले उसने क्या किया, मायोबैक्टीरियम ने
इनहेल मतलब इनहेलर के थ्रू अपन इनहेल किया अपन ने उसको, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि एल्विलाई तक वो पहुंच गया, एयरवे के थ्रू एल्विलाई तक पहुंच गया। एल्विलाई में जाने के बाद वो अपनी कॉपी के अंदर इंक्रीज होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन करेगा, और मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट कहने का मतलब अपन बोल सकते हैं कि वो ट्रांसफर होगा लिम्फ और ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू, वो अदर जितने बॉडी पार्ट है उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे किडनी और ब्रेन, है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। देन अगर इस कंडीशन को अपन ने ट्रीट नहीं किया तो एल्विलाई के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन हो रही थी वहां पे एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो जाएगी, वहां पे पस वगैरह इनका कलेक्शन होने लगेगा। और देन एल्विलाई अगर इस तरह से फ्लूइड फिल्ड एल्विलाई है तो देन आगे वो कॉज करेगी निमोनिया को। यहाँ तक ये पैथोफिजियोलॉजी अपनी कंप्लीट होती है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब यही होता है कि कंडीशन किस तरह से अराइज हुई है आफ्टर, मतलब अपन बोल सकते हैं कि आफ्टर इन्फेक्शन, जो एक ऑर्गन है या फिर एक ऑर्गन जो है वो किस तरह से अपनी कंडीशन परफॉर्म करेगा, इसी को अपन बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देन अपन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या बोलती है, जो इनहेलेशन प्रोसेस होती है यानी ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, तो ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, मायोबैक्टीरियम बैसिलाई को इनहेल कर लेंगे। आफ्टर इनहेलेशन ट्रांसमिटेड थ्रू द एयरवे टू एल्विलाई, एयरवे के थ्रू क्या होगा, वो एल्विलाई में ट्रांसमिट हो जाएगा। और एल्विलाई क्या होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, और यही क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्विलाई में जाने के बाद में वो क्या करेगा, अपनी कॉपी के अंदर इंक्रीज होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर टू लिम्फ सिस्टम एंड ब्लड स्ट्रीम, यानी लिम्फ और ब्लड के थ्रू वो अदर जो टिश्यूज ऑर्गन होते हैं उनमें वो ट्रांसमिट हो जाएगा, जैसे किडनी हो गया, या फिर अपन बोल सकते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पोर्शन होगा ब्रेन का। आफ्टर देन एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सुडेट इन एल्विलाई, यही कंडीशन अगर ट्रीट नहीं हुई तो ये क्या करेगा, एल्विलाई के अंदर पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के बाद में वहां और ज्यादा इन्फेक्शन वाली कंडीशन हो जाती है, पस वगैरह इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एक्सुडेट। और अगर एल्विलाई इसी तरह से फ्लूइड से फिलिंग होती रही, यानी कि फ्लूइड फिल्ड या फिर पस का एक्यूमुलेशन होता रहा, तो नेक्स्ट आने वाली जो कंडीशन होगी पर्सन को क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। तो ये यहाँ तक पैथोफिजियोलॉजी होती है। इसके बाद अपन देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, ऐसे कौन कौन से टेस्ट है जो अपन टीबी को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाते हैं या वेरिफिकेशन के लिए अपन लगाते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, साइन सिम्टम के थ्रू अपन पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट कर लेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें अपन उसकी ब्रीथ साउंड जो होती है उसको ऑस्कल्टेट वगैरह करेंगे तो वो अपने को एबनॉर्मल सुनाई देगी। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे क्यों करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे से क्या होता है कि जो नोड्यूल्स लंग्स के अंदर बने थे वो अपने को क्लियरली क्या इमेज के अंदर शो हो जाएंगे। स्पूटम टेस्ट करवाएंगे, जो फास्ट एसिड यानी टेस्ट होता है बेसिलाई वाला, वो अपने को स्पूटम कल्चर के थ्रू क्या शो हो जाएगा कि हाँ वो इन्फेक्शन वाली कंडीशन है। मॉन्टेक्स टेस्ट करवाते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट में अपन क्या करते हैं, ट्यूबरकुलिन जो है वो इंट्राडर्मली अपन इंसर्ट करते हैं। देन ब्लड टेस्ट करवाएंगे, तो ब्लड टेस्ट के अंदर अपने को WBC और ESR जो होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो होती है, वो अपने को बढ़ी हुई मिलती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन किसे बोलते हैं कि जो अपने पास प्लूरल कैविटी होती है। अब प्लूरल कैविटी प्लूरा से मिलकर बनी होती है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है टू टाइप की होती है, एक तो पैराइटल प्लूरा होती है और विसरल प्लूरा होती है। तो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है इसको अपन बोलते हैं प्लूरल स्पेस, और इसी को अपन बोलते हैं प्लूरल कैविटी। यहाँ अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। और निमोनिया, निमोनिया किसे बोलेंगे कि एल्विलाई के अंदर अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं निमोनिया। यहाँ प्लूरल स्पेस में होता है तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा, और अगर एल्विलाई में होता है फ्लूइड का कलेक्शन तो उसको अपन बोलते हैं निमोनिया। जो कि यहाँ अपन ने देखा था कि एक्सुडेट वाली कंडीशन अगर एल्विलाई के अंदर सीन होती है तो आने वाली जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगी, निमोनिया। देन मेडिकल मैनेजमेंट अपन क्या देखेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड एंटीमाइक्रोबियल आर यूज्ड। एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल जो थेरेपी अपन इसमें यूज करते हैं, और वो थेरेपी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी एजेंट है इसमें अपन यूज करते हैं जैसे आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रियाजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल, ये अपन लेते हैं प्राइमरी एजेंट। और सेकेंडरी एजेंट के अंदर अपन लेते हैं कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, पासा, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड और साइक्लोसेरिन, ये सेकेंडरी एजेंट होता है। पहले अपन ये देते हैं, इसको अपन एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पेरिस। पेरिस जो ट्रिक है इससे अपन याद कर सकते हैं, जैसे P फॉर प्रेजिनामाइड हो जाएगा, I फॉर इथाम्ब्यूटोल, R फॉर रिफाम्पिसिन, I फॉर आइसोनियाजिड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो पेरिस से अपन इसको याद कर सकते हैं प्राइमरी एजेंट को। तो यहाँ तक ही अपने पास पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।